Mansi, welcome back to the channel. Now we are going to start with the next chapter. So physics का chapter number 10, the human eye and the colorful world start कर रहे हैं अपने लक्ष्य बैच में. So बेटा इस chapter को हम दो parts में समझेंगे. एक तो हो गया the human eye. सबको पता है human eye क्या है भाई, हमारी eyes के बारे में, उसका structure, क्या defects होता है, कैसे जो हमें specs वगैरह लगते हैं, कौन से लेंस होते हैं, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे. And then हम आ जाएंगे the colorful world पे. इसमें हम इतने मस्त मस्त कंसेप्ट पढ़ेंगे, मतलब डे टू डे लाइफ से रिलेटेड होंगे और आपको बहुत एंटरटेनिंग लगेंगे. ठीक है, चैप्टर को ऐसे पढ़ोगे कि यार कुछ सीखने को मिलेगा तो चैप्टर बहुत बढ़िया लगेगा. अगर ऐसे ही पढ़ रहे हो कि सिलेबस का एक और चैप्टर खत्म करना है, ऐसा है चैप्टर वैसा है चैप्टर, तो मजा नहीं आएगा. तो हम ये सोच के पढ़ेंगे कि यार आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन आई. सो जो हमारी आईज हैं भाई, उनके बारे में बात कर रहे हैं. ये पूरी दुनिया, यहाँ पे कुछ भी आप देख पा रहे हो, किस वजह से देख पा रहे हो, हमारी इन प्यारी प्यारी आंखों की वजह से हम देख पाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे सिर्फ इतना सा लिखा हुआ, द ह्यूमन आई इज एन इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन दैट यूजेस लाइट टू सी द कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस. यूजेस लाइट का क्या मतलब है यहाँ पे बच्चे, कि अगर लाइट नहीं होगी सो हमें कुछ भी नजर नहीं आएगा. तो जितनी चीजें हम देख पाते, जो उनकी जैसे कोई चीज दिख रही है, एक इमेज क्रिएट हो रही है उसकी, वो सिर्फ तब हो पाएगी जब लाइट की प्रेजेंस होगी. एक अंधेरे रूम में चले जो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, है ना. चलो अब आते हैं जरा स्ट्रक्चर पे. सो इसको थोड़ा सा परफेक्ट. चलो अब हम बात करेंगे द वेरियस पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर फंक्शन. सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ. ये रही हमारे पास आई एंड एक एक चीज इसमें जो चीजें यहाँ पढ़ेंगे इसमें देखते हुए चलते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी. क्योंकि देखो फिगर में कभी कभी समझ आता है, कभी कभी कंफ्यूजन रह जाती है कि यार है ये क्या, यही है जो मैं समझ रही हूँ, यही है. सो हम इस स्ट्रक्चर में वो चीजें देखते हुए चलेंगे. सबसे पहले कॉर्निया. कॉर्निया क्या होता है बच्चे, अब क्योंकि हमें इसका स्ट्रक्चर समझना है तो ऐसे आई को ओपन कर देते हैं, इसको रख देते हैं साइड पे. सो सबसे पहला, जैसे अगर अब मेरी आंख में कुछ चला जाए या जब हम लेंसेज लगाते हैं, सो हम क्या करते हैं, जो जिस पार्ट को टच कर पा रहे हैं ना हम, जो ऐसे क्या बोल सकते हैं, इसको ट्रांसपेरेंट सा पार्ट है, दैट इज आवर कॉर्निया. अगर मैं इसमें आपको निकाल के दिखाऊं, सो दिस इज कॉर्निया. एंड अगर इसको मैं साथ साथ रख देती हूँ, एंड अगर आप इसको देखोगे ना ध्यान से, सो देखो ये ऐसे बल्ज होके दिख रहा है आपको. यहाँ से पीछे मैं पूरा टर्न करके दिखाती हूँ. अंदर की तरफ ऐसे इनवर्ड सा है एंड यहाँ पे ऐसे आउटवर्ड सा आ रहा है. सो दिस इज आवर कॉर्निया. ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. लाइट मेनली फॉल्स ऑन द कॉर्निया, द वाइट क्लियर फ्रंट पार्ट ऑफ द आई विच इज स्लाइटली बल्जिंग फॉरवर्ड. ये मैंने भी आपको बताया. इट इज टफ एंड प्रोटेक्ट्स द इनर इंटीरियर ऑफ द आई फ्रॉम एक्सीडेंट. सो जो हमारा आई का सबसे ऊपर वाला लेयर है, जो ट्रांसपेरेंट पार्ट है, दैट इज आवर कॉर्निया. और ये बहुत मजबूत होता है. कोई भी चीज अगर आपके आईज पे लगेगी तो भैया ये आपकी इंटरनल आई को प्रोटेक्ट करता है. ठीक है, और जो लाइट है वो भी इसी से ही हमारी आई में एंटर करती है. ठीक है, याद रहेगा कॉर्निया. चलो आगे बढ़ते हैं. आगे अब हम बात करते हैं आइरिस. अब आइरिस क्या होता है ये आप कभी भी नहीं भूलोगे. हमारी, आपने देखा होगा अलग अलग लोगों के अलग अलग आंखों का कलर होता है. मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कॉमन लाल पीली नीली आंखें में दिख रही हैं आपको, बट वैसे से हम कहते हैं यार इसकी आईज ब्राउन है, इसकी ब्लू आईज है, कितनी प्यारी है, ग्रीन आई है. सो ये जो हमारा आइरिस होता है, दिस पार्ट जो कॉर्निया के बाद पार्ट आ रहा है, ये बेसिकली वो पार्ट है जो हमारी आई का कलर होता है. ठीक है, तो आओ इसको रख देते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में. नाउ द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, इट इज बिहाइंड द कॉर्निया. इट हेल्प्स इन एक्यूमिडेशन ऑफ लाइट. अब आपको लग रहा होगा ये एक्यूमिडेशन ऑफ लाइट क्या है, सब पढ़ेंगे. बाय चेंजिंग द साइज ऑफ द प्यूपल. अब वो कह रहा है भाई लाइट कितनी आ रही है, कितनी जा रही है, इसका एक्यूमिडेशन कर रहे हैं कैसे, प्यूपिल का साइज चेंज करके. अभी प्यूपिल का है, देखो ये जो हमारी आई का, कभी भी आप नोटिस करना, जैसे यहाँ पे ये आई देखो ग्रे से कलर की दिख रही है आपको, या वैसे कैमरे में ये ब्लू दिख रही है ज्यादा, बट कलर्ड पार्ट जो है वो हो गया आइरिस. अब उसके बाद ये जो इनर पार्ट है, ये तो कलर नहीं हो, ये तो कलर्ड नहीं होता भाई, दिस पार्ट इज प्यूपिल. ठीक है, सो ये कलर्ड वाला पार्ट हो गया आइरिस, एंड इसके अंदर जो पार्ट है हमारा, दैट इज प्यूपिल. सो आइरिस और प्यूपिल समझ में आ गया. अब हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि आइरिस भाई साइज कंट्रोल करती है प्यूपिल का. ये अभी मैं अलग से टॉपिक में आपको समझाऊंगी कैसे और क्या करती है. ठीक है, अभी के लिए हम सारी चीजें कवर करते हैं. अब प्यूपिल की बात करें तो प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन दी आई. अब हमारी आंख में कितनी लाइट एंटर करेगी वो ये प्यूपिल जो है हमारा वो करता है, रेगुलेट करता है. एंड इसकी हेल्प कौन करे, आइरिस हेल्प करता है इसका साइज कम ज्यादा करने में. ठीक है, अभी वो हम पढ़ेंगे. उसके बाद है भाई लेंस. नेक्स्ट पार्ट हमारे स्ट्रक्चर में कौन सा आता है, नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है ये हमारा
लेंस। ठीक है, लेंस के बारे में तो हम पूरा पढ़ के आए हैं भाई चैप्टर में। सो इस तरीके से हमारी आई का लेंस होता है। देखो इसको ऐसे घुमा के देख लो, इस तरीके से हमारी आई का लेंस होता है। अभी लेंस का काम क्या है? इट इज कंपोज ऑफ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल। सो फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल है, प्रोवाइड्स द फोकस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। सो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की, कहाँ? रेटिना। अब ये रेटिना कहाँ से आ गया भाई? ये रेटिना क्या है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। दिस इज कन्वेक्स लेंस दैट कन्वर्जेस लाइट एट रेटिना। सो एक चीज और भाई, हम दो लेंसेज पढ़ के आए थे, कनकेव और कन्वेक्स। हमारी आई के अंदर जो होता है वो कन्वेक्स है, आप देख ही सकते हो, इस यहाँ पे भी इस तरीके से, यहाँ पे भी। अगर कनकेव होता तो दोनों तरफ से ऐसे अंदर की तरफ इनवर्ड होता, तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। तो ये सारी लाइट को कन्वर्ज करके रेटिना पे इमेज बनाते हैं। अब हम बार बार बोल रहे हैं रेटिना रेटिना, अभी रेटिना है क्या भाई? सो पहले मैं यहाँ पे इसमें आपको डायग्राम में बताती हूँ, देन उसमें भी दिखाऊंगी। सो देखो, अगर हम आई स्ट्रक्चर को ऐसे देख रहे हैं, ये सारी आईज का जो आगे का पार्ट हमें दिखता है, प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया, कॉर्निया हो गया, सब इधर कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे ये जो पार्ट है ना बच्चे, ये पार्ट हमारा होता है रेटिना, और यहाँ पे कुछ भी हम देखते हैं ना तो आके इमेज फॉर्म होती है इस रेटिना पे। ठीक है, मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर पे भी दिखा देती हूँ। देखो ये स्ट्रक्चर था, ये तो हमने इसको ऐसे ओपन कर दिया ना, सो समझ लो ये आप इस साइड से देख रहे हो। एंड अब अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे रेड देखो और इधर भी है, पहले मैं इधर दिखा देती हूँ। सो ये देखो यहाँ पे ये दिख रहा है रेड पार्ट, ये वाला, ये पूरा यहाँ से, ये सारा क्या है? दिस इज रेटिना। ठीक है, सो ये हमारा हो गया रेटिना। यहाँ पे भी देख लिया आपने, इसको पढ़ लेते हैं। इट फॉर्म्स इन इनर मोस्ट कोट इन द इंटीरियर ऑफ द आई। इट कंसिस्ट ऑफ अ थिन मेम्ब्रेन विच इज रिच इन नर्व फाइबर। सो ये एक पतले से मेम्ब्रेन से बना होता है विच इज रिच इन नर्व फाइबर। ओके बच्चे, क्लियर हो गया? रेटिना समझ आ गया। उसके बाद आता है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स कौन सी होती है? सिलियरी मसल्स होती है, जैसे ये लेंस दिख रहा है आपको, लेंस के साथ यहाँ पे जो मसल्स जा रही है ना, ये होती हैं हमारी, आप ऐसे समझ सकते हो कि जिसने लेंस को ऐसे पकड़ा हुआ है। अगेन इस फिगर में देखते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ से लेंस निकाला, सो ये जो दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये है हमारी सिलियरी मसल्स। ये क्या आप समझ सकते हो, इसने लेंस को, मसल ने, जैसे हमारा लेंस है तो उसको ऐसे करके होल्ड कर रखा है, दैट इज सिलियरी मसल्स हो गई। ठीक है, दे होल्ड द लेंस इन पोजीशन एंड हेल्प इन मॉडिफाइंग द कर्वेचर ऑफ द लेंस। अब ये क्या है भाई? लेंस को इन्होंने पकड़ के रखा हुआ है, एंड लेंस का कर्वेचर मतलब लेंस कितना कर्व रहेगा, ऐसे मोटा सा रहेगा या उसको खींच के ऐसे पतला सा कर देगी तो उसका कर्वेचर कितना कर्व आएगा उसमें, ये सिलियरी मसल्स काम करते हैं। अभी ये सब हम पढ़ेंगे कैसे कैसे ये फंक्शंस होते हैं। ठीक है, सो वो सिलियरी मसल्स करती है। अब आगे देखो, नेक्स्ट हम बात करेंगे दैट इज विट्रस ह्यूमर। अब ये विट्रस ह्यूमर क्या होता है, ये इसमें अगर हम देखें, सो अब ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ट्रांसपेरेंट सा जो मैंने अभी इसके अंदर से निकाला है, ये है बेसिकली हमारा विट्रस ह्यूमर। क्या है इसमें? द विट्रस ह्यूमर इज द क्लियर जेल, सिर्फ जेल भरी हुई है, दैट फिल्स द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना ऑफ द आईबॉल ऑफ ह्यूमन। सो ये पूरी आईबॉल है पहली बात तो। सो यहाँ पे पूरा रेटिना है बेटा आपका, ये रेटिना हो गया, यहाँ पे लेंस। अब इसके अलावा ये जो कलर चेंज करके बताती हूँ, ये जो पूरा पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ पे सारा लिक्विड सा भरा हुआ है, जेल है यहाँ पे, एंड इसको हम बोलते हैं विट्रियस ह्यूमर। ठीक है, अब जैसे ये विट्रियस ह्यूमर है, ऐसे ही एक है हमारे पास एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर क्या है? ये वाला, यहाँ वाला जेल हो गया, इसमें क्या है? बिटवीन दी कॉर्निया एंड दी आई लेंस। आई लेंस ये रहा बच्चे, कॉर्निया ये पहली लेयर, यहाँ पे भी जो लिक्विड भरा हुआ है, ये जो हमारा एरिया है दैट इज एक्वस ह्यूमर। सो यहाँ पे हमारे लेंस और जैसे पहली लेयर कॉर्निया है, कॉर्निया के बाद आइरिस, प्यूपिल, ये सारी चीजें हैं, एंड देन लेंस आता है, तो उसके बीच का जो पार्ट है वो सारा जेल लाइक स्ट्रक्चर इज एक्वस ह्यूमर, एंड लेंस और फिर रेटिना के आगे का ये जो बड़ा वाला पार्ट है दैट इज आर विट्रस ह्यूमर। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है हमारे पास ऑप्टिक नर्व। अब अगेन मैं इस फिगर में दिखाऊंगी, ये तो हमने ऐसे आई ओपन कर दी, यहाँ से आप देखोगे ये रेटिना था और फिर ये पार्ट इधर को तरफ निकल रहा है, ये जो पार्ट जा रहा है ये जाता है ब्रेन तक, और ये क्या होती है? दिस इज आर ऑप्टिक नर्व, ये हमारी ऑप्टिक नर्व होती है। सो द बंडल ऑफ नर्व फाइबर दैट ट्रांसमिट्स द इलेक्ट्रिकल
signals generated in the retina to the brain for processing. So यहाँ पे जो भी इमेज बनी, जो भी सिग्नल्स है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स पास होते हैं, ये जाते हैं हमारे ब्रेन तक, ठीक है। सो यहाँ से वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक जा रही है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखो, फार पॉइंट और नियर पॉइंट। अब हमारी आंख का ना स्ट्रक्चर हो गया, दो चीजें अब हमारी आंख में होती है, एक होता है हमारी आंख का नियर पॉइंट, एक होता है फार पॉइंट। फार पॉइंट की बात करें, जहां तक आपकी आंख देख सकती है। अब भैया बहुत दूर दूर तक चीजें देख सकते हो, जैसे आपको चांद दिखता है, तारे दिखते हैं, अब उनका तो कोई आप बोल ही नहीं सकते कि भाई डिस्टेंस। वैसे जब मैं यार ये भी मानेंगे कि अब मैं यहाँ पे खड़ी हो जो मुझे रोड के एंड का भी नहीं दिख रहा और आप बात कर रहे हो मैम चांद दिख रहा है, बट एक्चुअल में आप इतनी दूर तक का देख सकते हो। फार पॉइंट हो गया इन्फिनिटी की, इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। नियर पॉइंट है क्लोजेस्ट पॉइंट जहां पे आप देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा शॉकिंग लगेगा, ऐसा लगता है पास की तो हर चीज देख सकते हैं, बट बच्चे अगर जैसे कोई चीज है, जैसे हमारी आई का जो नियर पॉइंट है ना दैट इज 25 सेंटीमीटर। अगर 25 सेंटीमीटर पे मैं कोई ऑब्जेक्ट रखती हूँ तो वो हमें बिल्कुल, जैसे कोई बुक अगर रखी मैंने 25 सेंटीमीटर पे, तो वो क्लियरली मैं पढ़ सकती हूँ। अब आप देखोगे जैसे ही आप कोई चीज आंख की बहुत पास लाते रहोगे ना, जैसे यहाँ से आपको मैं बुक पढ़ने को बोलूँ तो भी आप इतना क्लियर उसको नहीं पढ़ पाओगे, जितनी वो पास आती रहेगी ना चीज ब्लर हो जाती है, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द मैक्सिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन क्लियरली फार पॉइंट इज द फार पॉइंट ऑफ द आई, ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस है जहां तक आप देख सकते हो। फॉर अ नॉर्मल अडल्ट आई इट्स वैल्यू इज इन्फिनिटी, मतलब ये कहना चाहते हैं कि भाई हम इन्फिनिटी तक चीजें देख सकते हैं। एंड द नियर पॉइंट, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट distinctly without strain for a normal adult eye, its value is 25 सेंटीमीटर। सो फार पॉइंट हो गया इन्फिनिटी तक एंड हमारा नियर पॉइंट हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट। एक ब्लाइंड स्पॉट भी होता है हमारी आई में, जैसे ये हमने आई स्ट्रक्चर देखा, यहाँ पे हमने देखा रेटिना है, जो भी चीज जब भी इमेज रेटिना पे बनती है वो हमें दिखती है, लेकिन अगर कभी चीज रेटिना यहाँ से हमें पता है ऑप्टिक नर्व जाती है, अगर इमेज आके इधर कहीं बनती है, कोई भी ऐसी चीज जो हमारी इस पॉइंट पे आके इमेज बन रही है वो आपको दिखती ही नहीं है, दैट इज आवर blind spot. So the point where optic nerve enters the eyeball is called blind spot. So जहाँ पे ये ऑप्टिक नर्व है हमारी, ये जो हमारा पॉइंट है, दिस इज ब्लाइंड स्पॉट. इट हैज नो नर्व एंडिंग. इट इज द एरिया ऑन द रेटिना विच डज नॉट हैव लाइट सेंसिटिव सेल्स. अब देखो रेटिना में ना लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं जिनको हम रॉड्स एंड कॉन्स बोलते हैं. इसकी डेप्थ में इसलिए जा रही है क्योंकि आपके सिलेबस में इतना कुछ डीप में है नहीं, ठीक है. सो रेटिना पे इमेज बनने का कारण ये है कि उसके पास वो रोड्स और कॉन्स है. लेकिन जब हम इस ब्लाइंड स्पॉट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है भाई उनके पास, तो यहाँ पे कोई चीज बनेगी तो वो आपको दिखेगी नहीं. दैट इज blind spot of our eye. So if the image is formed on this part, then no signal is sent to the brain. As a result, object is not visible to the eye. तो हमारी आई को वो ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया. लास्ट चीज देख लो, द आई बॉल इज The eyeball is approximately spherical in shape with a diameter of about 2.3 centimeters. So ये हमारी eyeball हो गया जिसमें अभी जैसे हम स्ट्रक्चर देख रहे थे. एंड ये कैसी दिख रही है, स्फेरिकल शेप में होती है, मतलब एग्जैक्ट ऐसे नहीं कि बिल्कुल एक बॉल सी फिट हो रखी है, बट अप्रोक्सीमेटली एक स्फेरिकल शेप में इसको हम बोल सकते हैं ये है. एंड साइज कैसे पता चलेगा भाई, इसका डायमीटर 2.3 सेंटीमीटर होता है. इमेजिन कर सकते हो कि डायमीटर इतना तो आई साइज कितना होगा आई बॉल का, ठीक है. चलो अब आगे बढ़ जाते हैं बच्चे. हाउ प्यूपिल वर्क. अभी हम जब यहाँ पे आइरिस और प्यूपिल की बात कर रहे हैं तो हमने कहा था वो कंट्रोल करता है कितनी लाइट जाएगी, और मतलब प्यूपिल रेगुलेट करता है और आइरिस प्यूपिल के साइज को चेंज कम बढ़ाना और कम करने का काम करता है. अब ये दोनों कैसे एक साथ काम करते हैं वो मेन चीज है. देखो कभी भी आपने नोटिस किया होगा, जैसे एकदम से मान लो अपने रूम में बैठे हो और मान लो कोई पार्सल आ गया या बेल बजी एंड आप जैसे ही बाहर जाते हो, मान लो पूरे अंधेरे रूम में, दोपहर का टाइम है, रूम में सारी लाइट्स बंद करके कर्टेन वगैरह करके आप अंधेरे में बैठे हो एंड सडनली जैसे ही आप रोशनी में जाओगे तो वो रोशनी आंखों की तेज लगती है. सूरज की एकदम से रोशनी ऐसा लगता है कि आंखों पे जैसे ये समझ लो सर सुबह उठते हैं मगर मान लो रूम में पूरा अंधेरा है एंड सडनली कोई लाइट जला दे तो कैसे आंखों में लगती है. सो यहाँ पे और सेम चीज उल्टी भी होती है. जैसे आप धूप से कहीं आए हो एंड आप एक ऐसे कमरे में जा रहे हो वहां जहाँ बहुत अंधेरा है तो हमें दिखता नहीं है क्लियरली. सो यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा प्यूपिल है ना ये डिसाइड करता है लाइट कितनी जाएगी कितनी नहीं. सो the pupil of an eye provides a variable aperture
फंक्शन whose size is controlled by iris. आई नो ये पढ़ के लग रहा होगा कि यार मैम ये तो समझ में नहीं आया, इसको सिंपल वर्ड में ये समझना है कि प्यूपिल कंट्रोल करता है कितनी आई हमारी जाए, कितनी लाइट हमारी आई में जाएगी, एंड आइरिस उसकी हेल्प करता है उसको बड़ा छोटा करने में, ठीक है। जैसे कि मैं पहले आइरिस निकाल लेती हूँ, ये रहा हमारा आइरिस। व्हेन द लाइट इज ब्राइट आइरिस कॉन्ट्रैक्ट्स दी प्यूपिल सो दैट लेस लाइट एंटर्स दी आई। अब जब बहुत तेज रोशनी है सो ये आइरिस क्या करेगा ना, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाएगा। अब जब ऐसे मान लो सेंटर की तरफ अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करे तो ये जो प्यूपिल है ये छोटा हो जाएगा। भाई ये हमारा आइरिस है, ठीक है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे हो रहा है तो क्या हो रहा है, देखो ये जितना ऐसे करेगा प्यूपिल का साइज छोटा हो गया, एंड जब वो अपने आप को एक्सपैंड करेगा, जैसे अगेन ये हमारा आइरिस है, ठीक है, अब वो अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है तो आप देखोगे वो बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पे ये जो हमारा ये साइज है ये प्यूपिल का बड़ा होता जा रहा है। तो वो क्या करता है, जब लाइट बहुत ज्यादा ब्राइट एकदम से बहुत तेज लाइट आ रही है सो वो क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कम कर देता है। ये आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो, मतलब ज्यादा मत करना, किसी की आंखें खराब कर दो। अगर आप अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करो एंड उसको किसी और पे करके देख लेना, खुद पे मिरर पे कर लेना, जब आप फ्लैश की लाइट को किसी की भी आंख के पास लाओगे ना आपको प्यूपिल का साइज छोटा होता नजर आएगा कि ये प्यूपिल का जो ब्लैक पार्ट है वो कैसे छोटा हो रहा है। तो जब भी लाइट बहुत ब्राइट होती है तो आइरिस क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, contracts the pupil so that less light enters the eye. So भैया इतनी ब्राइट लाइट है इतनी सारी आंख में ना जाए, इसलिए उसका साइज छोटा कर देता है। जब साइज छोटा होगा भाई लाइट को कम जगह मिलेगी तो कम लाइट जाएगी। ऐसे ही इसका उल्टा होगा, when light is dim, जब बहुत अंधेरा है बहुत कम रोशनी है तो क्या करेगा, वो प्यूपिल का साइज बढ़ा देगा, क्योंकि अगर इतनी कम रोशनी है फिर कुछ दिखेगा ही नहीं। लेकिन जब वो प्यूपिल का साइज बढ़ाएगा जितनी रोशनी एटलीस्ट उतनी तो अंदर जाएगी, एंड देन प्यूपिल ओपन्स कंप्लीटली व्हेन आइरिस इज रिलैक्स। सो भैया वो जो अपनी रिलैक्स पोजीशन में होता है आइरिस, तो वो प्यूपिल को आराम से ज्यादा ओपन करके लाइट को ज्यादा अंदर ले पाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे है वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई। सो वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, शॉर्ट में समझते हैं कैसे इमेज फॉर्म होते हैं, कैसे हमें दिखता है बेसिकली। सो पहली चीज है लाइट एंटर्स द आई थ्रू कॉर्निया। तो ये पढ़ के आए हैं भाई, कॉर्निया होता है। अब लाइट जो है ना हमारी आंख में कॉर्निया की हेल्प से हमारी आंख के अंदर चलेगी, उसके ट्रांसपेरेंट है वो आर पार हो पाएगी लाइट। सो लाइट गई कॉर्निया से अंदर, पहला स्टेप। द प्यूपिल एडजस्ट द रिस्पॉन्स टू लाइट। अभी हमने पढ़ा प्यूपिल अपने आप को एडजस्ट करेगा, बहुत ज्यादा लाइट है तो छोटा हो गया, कम लाइट जाएगी, अगर बहुत डिम लाइट है तो बड़ा हो जाएगा कि लाइट जितनी है उतनी जा पाए। सो प्यूपिल का काम आया, आइरिस ने इसकी हेल्प करी। आगे द लेंस फोकसेस द लाइट ऑन टू द रेटिना। अब ये जो लाइट चीजों पे पड़ रही है वहां से लेंस का काम होता है उसको लाइट को फोकस करना रेटिना पे। लेंस जब लाइट को फोकस करेगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट आपको देखना है, यहाँ पे जब लेंस इस पे फोकस करेगा तो वो जाके रेटिना पे एक इमेज फॉर्म करेगा, एंड हमारी आई में हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। इसलिए आप देख सकते हो ये लीफ ऐसी थी, यहाँ पे इमेज बनी उसकी उल्टी, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है रेटिना पे। उसके बाद द लाइट इज फोकस ऑन टू द रेटिना, ठीक है, रेटिना का काम हो गया। द ऑप्टिक नर्व ट्रांसमिट्स विजुअल इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन। अब यहाँ पे जो भी रेटिना पे चीजें इमेज बनती जाएगी वो आगे जाके ब्रेन पे ट्रांसफर करता रहेगा। तो जो भी हम एकदम से कोई नई चीज देखोगे तो फटाफट से इमेज बनी और ब्रेन तक पहुंच गई, तभी हम उसको देख पाए और एनालाइज कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है हमारे पास पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, पहले मैं डेफिनेशन पढ़ती हूँ, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना। द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू एडजस्ट इटसेल्फ सच दैट इट कैन सी ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर नियर बाय एंड फार अवे इज कॉल्ड एकोमोडेशन। सो पावर ऑफ एकोमोडेशन बेसिकली क्या है, हमारी आई के पास ना एक बहुत बढ़िया एबिलिटी है। आप ध्यान देना, जैसे मेरे पास कोई चीज़ है, लेट्स सपोज ये मैंने अपना फ़ोन उठाया, ठीक है, अगर मैं फ़ोन को यहाँ रखूँगी ना, हम फ़ोन में कुछ कर रहे हैं, आप रियलाइज़ करोगे कि अगर हम फ़ोन में मान लो रील्स देख रही हूँ मैं और मेरा ध्यान सारा फ़ोन पे है, सो जब हम इस फ़ोन पे फोकस करें ना, पीछे की जितनी चीज़ें हैं वो ब्लर हो जाते हैं। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पे देख रही हूँ तो मुझे मेरी जो कैमरा है, वहाँ पे जो कैमरा है वो ब्लर हो गया, मुझे ये स्क्रीन दिखे। द मोमेंट मैं अपनी आई शिफ्ट करती हूँ वहाँ स्क्रीन पे, सो ये जो कैमरा, ये जो फोन है मेरा, ये ब्लर हो जाएगा एंड कैमरा क्लियर हो जाएगी। ये चीज़ आप करके देख सकते हो, या सिंपल पेन ले लो यार, फोन भी छोड़े, कोई भी चीज़ देख लेना। फोन में यूजुअली हम स्क्रीन में खो जाते हैं ना, ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा। फोन आपके हाथ में, आप फोन देख रहे हो, सारी चीज़ें पीछे ब्लर है, द मोमेंट आपने अपनी आई शिफ्ट करी फोन ब्लर हो गया। सो ये जो एबिलिटी है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट भी देख पा रहे हैं
हम फार ऑब्जेक्ट्स भी देख पा रहे हैं। ये जो आई अपने आप को एडजस्ट करती है, दैट इज आवर पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। ठीक है, अब ये होता कैसे, कैसे हो पा रहा है ये चीज? सो व्हेन व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर फार अवे, तो चलो मैं पहले आपको ऐसे बताती हूँ और फिर पढ़ेंगे, तब ज्यादा अच्छे से क्लियर समझ आएगा। देखो, हमने अभी एक चीज पढ़ी थी कि ये जो हमारी आई का लेंस है, ठीक है, ये लेंस है हमारा, इस लेंस को किसने पकड़ के रखा हुआ है? सिलरी मसल्स ने। जैसे अभी ये सब रीड करेंगे, पहले यहाँ पे आ जाते हैं। ये मान लो हमारा आई लेंस हो गया, ठीक है। अब इस आई लेंस को यहां से होल्ड करके रखा हुआ है सिलरी मसल्स ने, ठीक है, सिलरी मसल्स ने करा हुआ है। अब सिलरी मसल्स के पास ये पावर है, जैसे उसने यूं पकड़ा एंड वो इसको ऐसे स्ट्रेच भी कर सकती है और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है। अब जब वो इसको ऐसे स्ट्रेच करेगी तो क्या होगा? लेंस है, मान लो ऐसा लेंस की शेप है, एंड जब वो स्ट्रेच होगा वो थिन हो गया। आपने देखा है वैसे ऐसे पकड़ा हुआ है कोई चीज, इसको ऐसे देखो, ऐसे कोई चीज पकड़ी हुई है। अब अगर ऊपर नीचे से कोई इसको स्ट्रेच करे तो ये क्या होगी? थिन हो जाएगी। ऐसे ही अगर इसको कोई दबाने की कोशिश करेगा तो ये क्या होगा? थिक होता जाएगा। सो यही हमारे लेंस के साथ होता है। जो सिलरी मसल्स होती है, कभी इसको पकड़ के ऐसे कर देती है और कभी इसको ऐसे थिक कर देती है। तो थिन और थिक हो रहा है हमारा लेंस, जिसकी वजह से जब इसका कर्वेचर चेंज हो रहा है तो उस वजह से वो अपनी पास की और दूर की चीजों को देख पा रहा है। कैसे? अब इसको समझते हैं। व्हेन व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स which are far away, अब अगर आपको कोई दूर की चीज देखनी है, the ciliary muscles are relaxed, तो वो रिलैक्स पोजीशन में है। the lens become थिनर। जैसे अब लेंस की अपनी शेप क्या है? लेंस की एक्चुअल शेप यही है ना कि वो ऐसे थिन है। सो अगर वो रिलैक्स कर रहे हैं या उसको स्ट्रेच भी कर रहे हैं दूर की चीज देखने के लिए, जैसे आपने देखा होगा जब हम टीवी वगैरह देख रहे हैं, हम हमेशा क्या बोलते हैं ना, दूर से देखो, दूर से चीजें देखो। तो अगर आप स्क्रीन को दूर से देख रहे हो ना, आप नॉर्मल ऐसे देखोगे, जैसे जैसे आप स्क्रीन आपके पास आती रहेगी ना, हमारा ध्यान उस पर और ज्यादा हो जाता है। तो आंखों में जो प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट पे फोकस करने देते हैं तो सिलरी मसल्स ऐसे करके हमारे लेंस को थिक बना देती हैं, जिसकी वजह से हम पास की चीजों को और अच्छे से देख पाते हैं। एक बार इसको रीड करते हैं। सो जब दूर की चीजें देखनी है, सिलरी मसल्स रिलैक्स हैं, द लेंस बिकम थिनर, थिनर लेंस है, इट इज रिलैक्स लूजन इनटू अ लेस कन्वेक्स शेप एंड द फोकल लेंथ इंक्रीजेस, जिससे हमारी जो फोकल लेंथ है बच्चे वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब फोकल लेंथ इंक्रीज हो रही है सो हम दूर की चीजें आराम से देख पा रहे हैं। अब इसी का ही उल्टा होता है जब हमें पास की, नियर बाय, जैसे हम कहते हैं ना फोन इतनी पास से चला रहे हैं या टीवी की स्क्रीन इतनी पास से देख रहे हो, आंखें खराब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि जब आप पास की चीज देख रहे हो तो ये सिलरी मसल्स को क्या करना पड़े, वो अपनी रिलैक्स पोजीशन में नहीं है, वो लेंस को ऐसे दबा रही हैं। तो उससे जब आप लेंस को ऐसे दबाओगे तो वो जो पतला सा लेंस है वो थिक होता जा रहा है, ठीक है। सो व्हेन व्यूइंग ऑब्जेक्ट व्हिच आर नियर बाय, जब हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, द सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट मतलब जैसे वो ऐसे स्ट्रेच करके रखा हुआ तो वो ऐसे पास पास आ रही है, जिससे लेंस हमारा दब रहा है। एंड बेसिकली जो लेंस ऐसा पतला सा है वो ऐसा बल्ज आउट हो रहा है और ऐसे बल्जिंग सा हो रहा है। सो द सिलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट, द लेंस बिकम थिकर, लेंस थिक बन गया हमारा। कैसे थिन थिक हो रहा है समझ में आ रहा है ना बेटा? इट इज स्क्वीज्ड इनटू अ मोर कन्वेक्स शेप एंड फोकल लेंथ डिक्रीजेस। और इसकी वजह से क्या है, जब आप एक लेंस को आपने ऐसे लंबा सा करोगे उतनी उसकी फोकल लेंथ ज्यादा होगी। जैसे ही उस लेंस को आप ऐसे ऐसे छोटा करते रहो, उसकी फोकल लेंथ क्या हो गई? उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो गई। और जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी तो हम नियर बाय चीजें देख पाते हैं। सो ये होता है हमारा पावर ऑफ एक्कोमोडेशन। दो चीजें मेन रोल प्ले कर रही हैं इसमें, हमारा लेंस और हमारी सिलरी मसल्स। इनकी वजह से हम दूर की और पास की चीजों को देख पाते। ठीक है, अब आगे एक बार शॉर्ट में इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, जब हमें फार ऑब्जेक्ट देखना है, याद रखना है क्योंकि आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए जब भी फार ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो सिलरी मसल क्या होती है? रिलैक्स होती हैं। जब वो रिलैक्स होती हैं तो लेंस हमारा थिन होता है एंड फोकल लेंथ इंक्रीज होती है। जितना लेंस आपका थिन होगा बच्चे, उतनी उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। और जितनी फोकल लेंथ ज्यादा होगी उतने हम फार ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। सिमिलरली जब हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट देखना है, जब आपको नियर ऑब्जेक्ट देखना है तो सिलरी मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। और जब वो कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहाँ पे देखो, पीछे वाले में आपने देखा लेंस हमारा कैसे इस शेप का है पूरा, एंड जब सिलरी मसल्स ने यहाँ पे देखो ये कॉन्ट्रैक्ट करा तो लेंस कैसे हमारा इस शेप में हो गया। इससे क्या हुआ? जो फोकल लेंथ है वो डिक्रीज हो गई। फोकल लेंथ डिक्रीज होगी तो क्या होगा? हम नियर बाय ऑब्जेक्ट्स अच्छे से देख पाएंगे।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब आगे देखते हैं। हाउ एवर द फोकल लेंथ ऑफ द आई कैन नॉट बी रिड्यूस बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। अब भैया ये जैसे अब ये है, इतना उसने कर लिया, अब इससे ज्यादा सिलरी मसल्स भी इसको और छोटा फोकल लेंथ को नहीं कर सकती, इसीलिए हमारा कोई नियर पॉइंट बना हुआ है कि 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आप जितना पास लाओगे भैया सिलरी मसल्स और उसको थिक करके और फोकल लेंथ को कम नहीं कर सकती, तो वहां पे लिमिट लग जाती है। इसलिए बहुत पास जब चीज आ जाती है तो वो भी हमें ब्लर दिखती है। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ध्यान रखना कि the focal length of the eye cannot be reduced below a certain minimum limit. The minimum distance at which object can be seen most distinctly, ये हम पढ़ चुके हैं वैसे, distinctly without any strain is called the near point of the eye. For a young adult with normal vision the near point is about 25 सेंटीमीटर। ये अभी जब हमने डिस्कस किया था फार पॉइंट नियर पॉइंट, वहां पे भी हमने पढ़ा था। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन यहाँ पे कैसे उठ के आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट को हमने 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे रखा है, तो वो ब्लर क्यों दिख रहा है, हमें क्लियर क्यों नहीं दिख रहा। तो उसका आंसर ये है भाई, नियर पॉइंट हमारा 25 है, इससे ज्यादा जब इससे ज्यादा ऑब्जेक्ट जब पास आता है तो सिलरी मसल्स भी और इसको अपनी फोकल लेंथ को और कम नहीं कर सकती, इस वजह से भैया हमें यहाँ पे इससे पास आने वाली चीज नहीं क्लियर दिखती। ठीक है, समझ में आ गया। चल अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। क्या क्या डिफेक्ट है विजन में, हमारे विजन में, जैसे चश्मा वगैरह लगता है कुछ डिफेक्ट है तभी तो चश्मा लगा है, तो क्या डिफेक्ट है एंड उनके क्या करेक्शन। स्टार्ट करते हैं, पहले पानी का एक ब्रेक ले लेती हूँ, आप भी देख लो एक बार। सो सबसे पहले है हमारे पास कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में बेसिकली क्या होता है, आप इमेज देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली, ये देख जैसे हम लोगों का विजन क्या, सबको चश्मे आजकल लगे हुए हैं, कंप्यूटर वगैरह फोन वगैरह में इतना यूज करते हैं, बट आंख को देख के ऐसे नहीं बता सकते कि यार इसको ये दिक्कत है, इसको ये दिक्कत है। बट कैटरैक्ट ऐसी चीज है जिसमें आप यहाँ पे आई को देखते क्या होता है, एक व्हाइट कलर की लेयर सी आ जाती है, तो ये होता है कैटरैक्ट बेसिकली, एंड ये ओल्ड एज में ज्यादातर होता है। So sometime the crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called cataract. This cause partial or complete loss of vision. So ये जब ऐसे एक लेयर सी बन जाती है आँख के आगे, जिससे या तो पार्शली दिखना बंद हो जाता है या कंप्लीटली कभी कभी दिखना बंद हो जाता है। अब इसका करेक्शन क्या है, ये चीज सिर्फ सर्जरी से ठीक हो सकती है। So it is possible to restore vision through a कैटरैक्ट सर्जरी। सो कैटरैक्ट सर्जरी होती है जिससे वो ये जो आगे की मिल्कीनेस आई है आई पे उसको रिमूव कर देते हैं एंड देन विजन हमारा ठीक हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं आगे और हम अपना डिस्कस करते हैं। हमारे दो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन आ ही जाता है, एक है मायोपिया और एक है हाइपर मायोपिया। ठीक है, अब मायोपिया में क्या होता है, इसी का ही दूसरा नाम है नियर साइटेडनेस। सो मायोपिया में या नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि हमें पास की चीजें जो है वो तो क्लियरली दिखे, देखो उसके नाम में ही नियर है, मतलब पास की नियर बाय चीजें देखने में कोई दिक्कत नहीं है। सो पास की चीजें आपको क्लियर दिख रही है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिख रही। अब दूर की चीजों का मतलब ये नहीं है कि भाई बहुत दूर तक खड़े हो गए जी, गली का एंड नहीं दिख रहा तो हमें मायोपी है, नहीं। जैसे कभी कभी आप नोटिस करोगे कि आप दूर बैठती है, जैसे बेड पे बैठ के टीवी देख रहे हो तो टीवी इतना क्लियर नहीं दिख रहा, तो अगर इतने डिस्टेंस पे भी ये चीजें नहीं दिख पा रही हमें, सो वो मायोपिया होता है। मतलब नियर बाय चीजें तो बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं लेकिन जो थोड़ी दूर डिस्टेंस पे चीजें हैं वो क्लियरली नहीं दिख रही, सो वो हमारा केस है मायोपिया का। अब इसमें एक्चुअल में होता क्या है, इमेज इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। अब यहाँ पे हमें पता है भाई, हमें अगर कोई भी चीज क्लियर दिखनी है उसकी इमेज अगर रेटिना पे बन रही होगी तो वो क्लियर दिखेगी, लेकिन मायोपिया के केस में क्या होता है ना, हमारी इमेज यहाँ कहीं फॉर्म, इमेज यहाँ फॉर्म होनी चाहिए लेकिन वो इधर फॉर्म हो रही है। सो इस वजह से हमें क्या हो रहा है, दूर की चीजें ब्लर दिख रही हैं, इतनी क्लियर नहीं दिख रही। सो ये हो गई हमारी कंडीशन मायोपिया की। अब इसके कॉजेज क्या है, पहला है द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू शॉर्ट। हमारा जो आई लेंस का, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो सारी ले रहे फोकस कर रहा है इस पॉइंट पे, तो मतलब उसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी हो गई है, या हम बोल सकते हैं एक्सेसिव कर्वेचर, मतलब आई जो है वो जरूरत से ज्यादा कर्व हो गई है, इस वजह से इमेज रेटिना पे बनने की जगह उसके आगे बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही है। सो पहला रीजन ये हो सकता है। दूसरा रीजन हो सकता है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, मतलब जैसे ये हमारी आई बॉल है, ठीक है, यहाँ पे ये रेटिना है, यहाँ पे इमेज सही अच्छी खासी बन रही है, लेकिन विद एज विद टाइम क्या हुआ, ये आई बॉल का जो साइज है ना वो इस तरीके से हमारा
एलोंगेट होने लग गया। अब उससे क्या हुआ, इमेज तो वो अपनी तरफ से अभी भी वही बना रहा है, उसका फोकस तो वहीं पे ही है, लेकिन क्योंकि ये आगे चली गई ये चीज तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। ठीक है, सो ये दो कॉजेज हो गए इसके, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसलिए ध्यान रखना है। अब बात करते हैं भाई करेक्शन क्या है। चलो ठीक है, समझ में आ गया कि इमेज यहाँ बन रही है, मायोपिया हो गया। अब इसका करेक्शन क्या है, कैसे आप कौन सा चश्मा लगाओगे, कैसा चश्मा लगाओगे कि आपको क्लियरली दिखने लग जाए दूर की चीजें। सो अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना एंड दस द डिफेक्ट इज करेक्टेड। अब अगर हमारी आई में हमें पता है कन्वेक्स लेंस है, इसके आगे जो हमारा चश्मा है वो इस तरीके का बन जाए कि उसमें हमें कनकेव लेंस बना दे। तो जब हम उसमें कनकेव लेंस बनाएंगे ना तो ये क्या करेगा, ये हमारी जो इमेज है वो वापस से रेटिना पे बना देगा। सो आपको यहाँ याद क्या रखना है कि जब भी मायोपिया की बात होगी, सो मायोपिया का जो पेशेंट है हमेशा उसको कनकेव लेंस ही दिया जाएगा। और जब बात आएगी पावर की, भी क्वेश्चंस आएंगे कुछ कि भैया पावर निकाल के दिखाओ, तो उसमें सिंपल चीज रखेंगे। अगर हमारे पास फोकल लेंथ है तो हमें पता है पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। बेसिकली अगर आपका फोकल लेंथ है सो 1/p के इक्वल रख के उसको हम पावर निकाल सकते हैं, या पावर दे रखी है आपको फोकल लेंथ निकालना है तो 1/f रख के हम यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से पावर निकालोगी, तो हम पढ़ के आए हुए हैं चीजें, बट चलो अभी क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे आगे। अब नेक्स्ट अपनी बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया। सो मायोपिया के बाद है हाइपरमेट्रोपिया। भाई जैसे मायोपिया को नियर साइटेडनेस बोलते हैं, इसको फार साइटेडनेस बोलते हैं। अब इस केस में क्या है ना बच्चे के दूर की चीजें तो क्लियर दिख रही हैं लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नहीं दिख रहे। जैसे कोई चीज दूर से है तब तो हमें दिख रही है, जैसे जैसे वो चीज पास आएगी हमें तो वो ब्लर दिख रहा है। अब ये थोड़ा इमेजिन करना मुश्किल है, जैसे क्योंकि बचपन में देखा है क्लासरूम में बैठे हैं बोर्ड नहीं दिख रहा, तो यार ये तो कॉमन है कि दूर की चीजें नहीं दिख रही, दूर से टीवी नहीं दिख रहा, ये सब चीजें कॉमन है। लेकिन किसी के साथ ये भी हो सकता है कि भाई कोई चीज इतनी पास आ गई तब हमें नहीं दिख रही। आपने बड़ों को ही करते हुए देखा होगा, जैसे मान लो कुछ पढ़ना है उन्हें, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो कुछ लोग क्या करेंगे, जैसे यूं हम नॉर्मली हम ऐसे पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, उनको कुछ पढ़ना है ना वो ऐसे करके पढ़ेंगे। क्या दिक्कत है इसमें कि जब वो पास है तो नहीं दिख रहा, अगर वो दूर कर रहे हैं तो उनको दिख रहा है। दैट इज द केस ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें दूर की चीजें तो दिख रही है लेकिन नियर बाय ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा। अब इसका रीजन क्या है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। तो भैया यहाँ दिक्कत ही हो रही है ना कि जब वो चीज को पास में रख रहे हैं तो उसकी उनकी जो इमेज है बननी चाहिए रेटिना पे, वो जाके रेटिना के पीछे बन रही है। सो इस केस में इमेज बनती है रेटिना के पीछे। अगेन क्या क्या कॉजेज हैं इसके वो देख लेते हैं। सो पहला, द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग। अब इस केस में क्या हुआ कि भैया जो इसका फोकल लेंथ है, यहाँ फोकस करना चाहिए था, वो फोकल लेंथ हमारी बढ़ गई है, इतनी फोकल लेंथ होनी चाहिए, यहाँ से वो इतनी हो गई है, फोकल लेंथ बढ़ गई है, इसलिए इमेज जाके रेटिना के पीछे बन रही है। सो पहला रीजन ये हो गया। दूसरा, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल। अगेन वही चीज, जैसे भैया ये आपकी आई थी, यहाँ पे रेटिना पे इमेज बन रही थी, विद टाइम कुछ दिक्कतें हुई एंड हमारी आई बॉल का साइज इस तरीके से हो गया। अब आई बॉल की रेटिना तो यहाँ पे आ गया लेकिन वो तो अभी भी इधर ही फोकस कर रहा है, तो यहाँ पे इसीलिए रेटिना की जगह वो बिहाइंड द रेटिना इमेज बना रहा है। इस वजह से भाई ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये तो इसके कॉजेज हो गए। अब भाई इसका भी तो कुछ करेक्शन होगा, ऐसे थोड़ी कि भाई अब जिसको दिक्कत होगी उसको कोई करेक्शन ही नहीं है। सो इस केस में जैसे हमने देखा था मायोपिया में हम कनकेव लेंस यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम यूज करते हैं कन्वेक्स लेंस। सो इधर कन्वेक्स लेंस यूज होता है। आई ग्लास विद कन्वेक्स लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। बेसिकली इसका काम क्या होता है ना, ये क्या करेगा, जैसे अब देखो हमारा नियर पॉइंट ना ये होना चाहिए, लेकिन मैंने बताया जैसे उनको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, उनको दूर दिख रहा, तो एक्चुअल में हुआ क्या कि यहाँ की जगह उनका नियर पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। सो एक्चुअल में नियर पॉइंट इधर होना चाहिए था, लेकिन उनका नियर पॉइंट क्योंकि उनको हाइपरमेट्रोपिया हो गया इसलिए नियर पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया। सो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लेंस क्या कर रहा है ना, ये जो उनकी इमेज यहाँ बन रही है ना उसकी एक वर्चुअल इमेज बना रहा है इधर। जब वर्चुअल इमेज इधर बनेगी तो अपने आप ही हमारी रेटिना पे इमेज बन जाएगी। आपको जो मोटा मोटा इस केस में याद रखना है वो ये याद रखना है कि अगर किसी को हाइपरमेट्रोपिया है सो उसको कन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे कि किसी को दूर की चीज नहीं दिख रही, पास की नहीं दिख रही, मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया, आप बताओ। एंड अगर चलो जो भी आपने बता दिया अब उसका बताओ उसको लेंस देना क्या पावर का होना चाहिए, तो उसके लिए फिर से वही फोकल लेंथ है, वहां से हम
पावर निकाल लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब बात करते हैं प्रेसबायोपिया। अब ये प्रेसबायोपिया क्या है? ये यूजुअली अगेन ओल्ड एज में होता है। ये वो कंडीशन है जिसमें समझ लो, वैसे तो इसको हम ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया भी बोलते हैं, बट केस ऐसा है कि एक इंसान के अंदर मायोपिया भी है उसको और हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो होता ये ओल्ड एज में ज्यादातर जाके। As we become old, the power of accommodation of the eye usually decreases. अब पावर ऑफ एक्यूमुलेशन क्या? जो हमारी आई दूर की चीज और पास की चीज पे जो फोकस कर पाती है, हमने पूरा टॉपिक पढ़ के आए हैं, वो जो है ना ग्रेजुअली विद एज उसकी पावर ऑफ एक्यूमुलेशन हो गई कम। द नियर पॉइंट ग्रेजुअली डिसीड्स अवे। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, अ स्पेशल काइंड ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। सो यहाँ पे कंडीशन, पहली बात तो इसको मैंने बताया ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया बोलते, तो ये अलग के एक आप बोल सकते हैं हाइपरमेट्रोपिया का एक अलग केस हो गया। एंड इसमें ये भी हो सकता है कि उसको जो पेशेंट है उसको मायोपिया भी है और हाइपरमेट्रोपिया भी है, दोनों चीजें हैं। ठीक है, सो इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं भाई? ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स एंड डिक्रीजिंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस। अब जैसे जैसे यार देखो एज बढ़ती जाएगी मसल्स, अब जैसे मेरी एज में देख लो भाई, मेरी मसल्स लगी हुई है इतने सालों से हेल्प करने में, तो धीरे धीरे वो मसल्स वीकन अप, ग्रेजुअली वीकनिंग हो रही है मसल्स की, एंड आई लेंस में भी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही। इस वजह से ये बीमारी हमें हो सकती है प्रेसबायोपिया। अब इसका करेक्शन क्या है? इसके करेक्शन के लिए ना एक बाइफोकल लेंस आता है। उसमें क्या होता है आप देखोगे यहाँ पे, अगर इसको ध्यान से, ये वाला पार्ट थोड़ा अलग लग रहा है एंड पीछे वाला पार्ट अलग लग रहा है। तो वो ये एक ऐसा चश्मा है जिसमें, मेरे को पता नहीं आप लोगों ने रियल लाइफ में देखा होगा नहीं, मैंने देखा हुआ है, वो स्पेक्स में क्या होता है ना, ये पार्ट अलग से दिख रहा है, ये पार्ट अलग से दिख रहा है। तो वो क्या करेंगे, अपने जैसे उनको पास की चीज लेनी है तो वो ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, दूर का देखना है तो यूं पहन लिया। मतलब समझ लो इतने से पार्ट में से वो पास की चीज देख रहे हैं एंड नॉर्मल पहना हुआ तो दूर का तो देख ही पा रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ अ बाइफोकल स्पेक्स जो है हमारा वो वर्क करता है। सो यूजिंग बाइफोकल लेंस विद एप्रोप्रिएट पावर, बाइफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। अपर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कनकेव लेंस एंड लोअर पोजीशन कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स। तो यहाँ पे कन्वेक्स लगा दिया, ऊपर वाले पार्ट में कनकेव लगा दिया, और दोनों ही लेंसेज एक ही चश्मे में बना के देख लिया, वो उस एक ही चश्मे से पास का भी पढ़ पा रहे हैं और दूर का भी देख पा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे अब हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, और इसी के साथ जो हमारे डिफेक्ट्स वगैरह हमने पढ़ लिए, सो चैप्टर का आधा पार्ट जो है ह्यूमन आई जो है वो हो गया है कंप्लीट। अब हम आएंगे नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है हमारा द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब यहाँ पे दो नाम ऐसे आए हैं, एक तो है रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन क्या है, और ये प्रिज्म क्या होता है। रिफ्रैक्शन वैसे तो हम लाइट चैप्टर में पढ़ के आए, बट कोई नहीं, अभी यहाँ रिवाइज कर लेंगे। प्रिज्म क्या होता है ना, इस तरीके से होता है, और भी पिरामिड की शेप में भी आपने देख रखा होगा, ऐसा सा कुछ हमारा प्रिज्म होता है। अ ट्रायंगुलर प्रिज्म विथ 2 ट्रायंगुलर बेसेस एंड 3 लेटरल रेक्टेंगुलर सर्फेसेस। सो यहाँ देख लो, ये एक ट्रायंगल पीस हो गया, ये रहा, एंड इसके अलावा ये रहा एक ट्रायंगुलर पीस, और ये एक रेक्टेंगुलर, एक ये और एक ये, 3 रेक्टेंगल हो गए, 2 ट्रायंगल हो गए। द सर्फेस आर इंक्लाइन एट द एंगल 60 डिग्री। अब ये जो जैसे आपका ये देखोगे, सो यहाँ पे ये जो एंगल होगा ना, इधर दिखाऊं मैं, इधर दिख रहा है ऐसे, ये वाला जो एंगल होगा, जैसे अगर ये पार्ट है तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सब एंगल्स क्या हैं, दे आर 60 डिग्री। इस तरीके से बने। ऑल्सो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो प्रिज्म क्या होता है वो तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन हमने देखा था जब हमने लाइट चैप्टर पढ़ा था। बेसिकली जब भी लाइट ट्रेवल करती है एंड इस तरीके से कि मीडियम चेंज है, जैसे हमने ग्लास स्लैब का देखा था कि ये एक ग्लास स्लैब हो गया, अब लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है, अब यहाँ पे क्या हुआ, एयर से ट्रेवल कर रही है ग्लास में, तो मीडियम चेंज हुआ, तो लाइट स्ट्रेट जाने की जगह बेंड हो जाती है। वो सब हमने पढ़ा था कि अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है, सो वो कैसे टुवर्ड्स होते हैं या अवे होती है, ऐसी डेंसर से रेयरर जा रही है, तो वो सब चीज़ें हम रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में, मतलब अपने लाइट चैप्टर में पढ़ के आए हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब लाइट पास होती है एक प्रिज्म से, तो क्या होता है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये गई इंसिडेंट रे, ठीक है, आई। अब क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअल में लाइट हमें जैसे पता है वो ऐसे चली जानी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि मीडियम चेंज हुआ, एयर से ग्लास में आई, तो वो क्या हुआ, उसका वो बेंड होके ऐसे गई। ठीक है, समझ में आया, बेंड हुई और ऐसे गई। एक्चुअल में क्या होता है, जैसे ये लाइन है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल बना लो, जब भी वो रेयरर से
डेंसर में जाती है। ये मैंने आपको तब भी सिखाया था, जब भी कोई चीज रेयरर से डेंसर में, मतलब खुली खुली जगह से डेंस वाली जगह में जा रही है, तो इट ऑलवेज बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। एंड जब भी डेंसर से रेयरर में जाती है तो इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो वो नॉर्मल से दूर भागती है। अब इस केस में यहाँ पे क्या हुआ, एयर से ग्लास में गई तो वो रेयरर से डेंसर में गई, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई। एंड यहाँ पे जब वो इस पॉइंट पे पहुंची तो फिर से अब क्या है, ग्लास से बाहर निकलना है उसको। इस ग्लास प्रिज्म से जब वो बाहर निकलना चाहेगी तो क्या होगा, ये हमारा डेंसर है, वो डेंसर से रेयरर में जाएगी। सो जो हमारा नॉर्मल है इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो क्या हुआ, इंसिडेंट रे ऐसे आई, ऐसे गई एंड यहाँ से ऐसे निकल गई। सो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे, ये हो गई हमारी रिफ्रैक्टेड रे एंड ये हो गई हमारी इमर्जेंट रे। अब यहाँ पे समझने वाला क्या है कि देखो इंसिडेंट रे आई, कायदे से उसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था, अब सीधा तो बेचारी नहीं जा पाई, वो गई है ऐसे। अब इसको अगर हम पीछे एक्सटेंड कर दें, सो ये जो इमर्जेंट रे है और जो हमारी रे ऑफ इंसिडेंस जो होनी चाहिए थी, बेसिकली जहां से उसको जाना चाहिए था, उनके बीच में जो एंगल बनता है बच्चे, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब लाइट जो है वो डेविएट होती हुई गई है एंड ये है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, कि जाना ऐसे चाहिए था, गई बेचारी ऐसे, तो दोनों के बीच में जो एंगल बना है वो हो गया हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं जरा। The ray of light from air is incident on the glass surface AB. On hitting the surface AB, it bends towards the normal. Towards the normal क्यों भाई? अभी मैंने बताया ना, ये रेयरर है, रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो रेयरर से डेंसर में हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल। एंड आगे क्या हुआ, एट द सरफेस AC, जब वो AC के सरफेस पे पहुंची, देन लाइट रे मूव्स फ्रॉम ग्लास टू एयर, इट अगेन बेंड। सो अगेन अब वो ग्लास से एयर में जा रही है, फिर से बेंड करेगी। ठीक है, समझ में आ गया। सो इस तरीके से हमारी लाइट ट्रेवल करती है एक ग्लास प्रिज्म से। ठीक है, अब आगे हम बात करें, जैसे अभी तो हम ये बात करें कि यहाँ से लाइट गई, यहाँ से निकल गई, लेकिन एक्चुअल में जब आप लाइट पास करते हो ना प्रिज्म से, सो वो ऐसा नहीं कि बस ऐसे आई, ऐसे गई और निकल गई, वो इन 7 कलर्स में स्प्रेड होके निकली है। अब ये कैसी बात है भाई, क्यों वो इन 7 कलर्स में स्प्रेड हुई है? बिकॉज दिस इज डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। डिस्पर्जन होता है व्हाइट लाइट का। अब एक व्हाइट लाइट में ना 7 कलर्स होते हैं, जो हमारा विब्रो वाला कलर होता है ना, वो होता है। एंड जब हम एक ग्लास प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं, सो वो अपने आप को डिस्पर्स करती है 7 कलर में। सो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। कैसे होता है, क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया कैसे? यहाँ पे ऐसे करके, जैसे हमने तो ये देखा ना, देखो बेंडिंग तो हो रही है, ऐसा नहीं कि भैया डिस्पर्स करिए तो बेंड नहीं करिए। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ से गई, यहाँ पे हमारा रूबी रिफ्लेक्शन है, वो बेंड करके ही निकल रही है। अब यहाँ पे अलग अलग कलर्स में क्यों ऐसे अलग अलग कलर आ रहे हैं? क्योंकि भैया हर कलर की अपनी एक वेवलेंथ होती है, कौन कितनी रिफ्रैक्ट करेगी, किस में कितना डिस्पर्शन होगा, वो अलग अलग है, इसलिए वो ऐसे अलग अलग। जैसे अब यहाँ पे ये वाली इतनी हुई है, ये वाली इतनी ज्यादा हुई है, तो वो कलर की वेवलेंथ की वजह से। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। सनलाइट और व्हाइट लाइट इज मेड ऑफ 7 कलर। चाहे हमारी सनलाइट, आपने देखा रेनबो 7 कलर्स का बनता है, सो चाहे हमारी सनलाइट हो, चाहे हमारी एक व्हाइट लाइट हो, वो 7 कलर से बनती है, एज इन विब्ग्रो, मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स होते हैं। देन व्हेन व्हाइट लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म, वी कैन सी इट स्प्लिट इनटू द कंपोनेंट्स दैट इट इज मेड ऑफ। सो व्हाइट लाइट इन 7 कलर से बनी है, इन कंपोनेंट से बनी है, तो जब वो पास होती है तो वो इसके सारे कंपोनेंट्स में वो स्प्रेड हो जाती है। ऑल्सो द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ लाइट बीम इज कॉल्ड इट्स स्पेक्ट्रम। सो ये जब ऐसे 7 कलर्स में ऐसे स्प्रेड हो जाती है तो इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। कॉज ऑफ डिस्पर्जन। अब भैया बात करते हैं कि क्या कॉज है, क्यों ऐसे डिस्पर्जन होता है। सिंपल ऐसे क्यों नहीं व्हाइट लाइट गई और व्हाइट ही निकल गई, क्यों वहां पे वो स्पेक्ट्रम फॉर्म हुआ और कैसे ये 7 कलर्स दिखे हमें। सो light ray of different colors travel with the same speed in vacuum and air, but in any other medium they travel with a different speed and bend through different angles। अब जब एक white light है, ऐसा तो नहीं है हमें हर वक्त ही आसमान में रेनबो दिखता रहता है या यहाँ लाइट पास
पास हो रही है हमें हमेशा रेनबो दिखता रहेगा, ऐसा नहीं है। जब एयर की बात करते हैं या वैक्यूम की बात करते हैं तो व्हाइट लाइट में जितने भी कलर्स हैं वो सेम स्पीड पे, सेम एंगल पे बेंडिंग वगैरह हो रही है, सेम स्पीड है उनकी, लेकिन ग्लास में वो आके चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इन एनी अदर मीडियम दे ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड्स, उनकी स्पीड चेंज हो जाती है एंड बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, और अलग अलग एंगल पे वो बेंड करते हैं विच लेड टू दिस डिस्पर्जन। सो जब वो ग्लास में जब वो व्हाइट लाइट है, वो इस प्रिज्म में जब व्हाइट लाइट पड़ रही थी तो वहाँ पे इन कलर्स के अलग अलग एंगल पे बेंडिंग हुई, इसीलिए ये कलर्स हमें ऐसे 7 कलर्स बेंड होते हुए नजर में आए। ठीक है, समझ में आ गया। So here different colors of white light with different wavelength undergo different deviation on passing through a ग्लास प्रिज्म। तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई अलग अलग कलर है व्हाइट लाइट के अंदर, जितने 7 कलर्स हैं, हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, उनका अपना डेविएशन होता है एंड इसलिए वो हमें ऐसे अपीयर होते हैं। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रिकॉम्बिनेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। अब यहाँ पे ये भैया न्यूटन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये चीज डिस्कवर किसने करी थी, न्यूटन ने करी थी। न्यूटन फर्स्ट डिस्कवर्ड दिस एंड देन ही पास द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट थ्रू एन another prism and he observed that again white light emerged. This proves that the white light is made of Vibgyor कलर्स। सो यहाँ पे अब न्यूटन ने दिमाग लगाई, 7 लाइट वाला तो समझ में आ गया। अब उसने क्या किया ना, एक प्रिज्म लिया, यहाँ पे व्हाइट लाइट पास करी, वही 7 कलर्स में वो आगे स्प्रेड हो गई। अब उसने इसी प्रिज्म को उल्टा करके, जैसे अभी यहाँ प्रिज्म था ना, यहाँ पे प्रिज्म किया, लाइट पास वगैरह, अब इसी को इन्वर्टेड करके यहाँ रख दिया। अब क्या हो रहा है, ये प्रिज्म में 7 लाइट्स जा रही हैं, अब यहाँ पे 7 कलर्स यहाँ पे जा रहे हैं एंड यू विल सी कि यहाँ पे क्या हुआ, वो कलर्स अंदर जाके फिर से उनका रिकॉम्बिनेशन हुआ एंड इधर से जो बाहर निकली अब इस बार वो व्हाइट लाइट। तो सिंपल वर्ड्स में जब हमने इससे व्हाइट लाइट पास करी तो 7 कलर्स में स्प्रेड हो गया। अब इसी के आगे एक और प्रिज्म रख दिया, सो वो 7 कलर्स जब इसमें जा रहे हैं तो वो अंदर रिकम्बाइन होके व्हाइट लाइट बाहर भेज रहे हैं। दिस इज आर रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट। ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे है रेनबो फॉर्मेशन। अब अभी तो हमने देख लिया 7 कलर्स कैसे हुए। अब जब भी बारिश वगैरह होती है तो ये रेनबो ये कैसे फॉर्म होता है। अब आसमान में तो कोई ग्लास प्रिज्म नहीं है, सो ये रेनबो कैसे फॉर्म होता है देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है ये तो। द रेनबो इज अ ब्यूटिफुल एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट इन नेचर। Sunlight get dispersed on passing through tiny droplets of water suspended in air during or after a shower. So जब अच्छी से प्यारी सी बारिश हो जाती है हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स रह जाती है। अब ये जो हमारी वाटर ड्रॉप्स है, ये जो ड्रॉपलेट्स हैं, दे वर्क एज अ प्रिज्म। यहाँ पे वो प्रिज्म का काम कर रही हैं। ये जो हमारी सनलाइट है जब इससे पास होती हुई जा रही है वो अंदर जाती है, वही डिस्पर्जन होता है। एंड इस केस में आपके सिलेबस में नहीं है बट मैं वैसे आपको बता देती हूँ, यहाँ पे हमारे पास इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है, जिससे क्या होता है, यहाँ पे ऐसे स्प्रेड होके यहाँ पे हिट करती हैं एंड अगेन वो यहाँ से पास होके एंड फाइनली रेनबो इज सीन। तो जो हम सोच रहे हैं कि भाई आसमान में डिस्पर्जन कैसे हो रहा है, डिस्पर्जन के लिए क्या चाहिए, एक व्हाइट लाइट चाहिए और हमने देखा है ग्लास प्रिज्म चाहिए। अब व्हाइट लाइट तो सनलाइट में से आ रही है एंड ये जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स है आसमान में, ये क्या कर रही है, प्रिज्म का काम कर रही है। वहां से व्हाइट लाइट जाती है, इंटरनल डिस्पर्जन होता है, इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है सॉरी, एंड हमें वो डिस्पर्जन नजर आता है कि वो व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्रेड हो गई। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं। द सनलाइट गेट डिस्पर्स्ड बाय टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। सम टाइम व्हेन यू लुक एट द सन थ्रू अ वाटरफॉल और अ फाउंटेन, इवन ऑन अ सनी डे, यू सी द रेनबो। हियर अगेन द वाटर ड्रॉपलेट्स रिफ्रैक्ट सनलाइट। और ये चीज़ सिर्फ बारिश की बात तो नॉर्मली हम छतों से भी रेनबो देख लेते हैं, बट जैसे नाइग्रा फॉल जैसी ऐसी कोई जगह है या जहाँ पे कहीं वाटरफॉल हो रहा है, सो वहाँ पे भी कभी कभी रेनबो बनता दिखता है। उसका भी रीज़न ये है कि वो जो वाटरफॉल हो रहा है, वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स आसमान में है, वो वहाँ पे रेनबो कॉज कर रही हैं। ठीक है, सो द वाटर ड्रॉपलेट एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म्स, दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेनबो। सो ये हो गया हाउ हमारी ये रेनबो हमें
दिखता है, हाउ द रेनबो अपीयर्स। ठीक है, कैसे फॉर्म होते हैं ये हमने देख लिया। आगे अब हम बात कर रहे हैं एक अच्छे और बढ़िया टॉपिक की, जिसे हम बोल देंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन में अभी हमने पढ़ा भाई, रिफ्रैक्शन कब होता है, जब लाइट पास होती है और मीडियम चेंज होता है। जैसे एयर से ग्लास में पास हो रही है, मीडियम चेंज हो गया, एयर से वाटर में जा रही है, अगेन मीडियम चेंज हो गया। सो ये मीडियम चेंज हो रहे हैं तो वो रिफ्रैक्शन हो गया। अब ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेसिकली बेटा, जब जो हमारा एटमॉस्फेयर है, सो एटमॉस्फेयर में भी अलग अलग लेयर्स हैं। सो जब लाइट यहाँ से पास होती है ना इन अलग अलग लेयर्स से, सब तब भी वो रिफ्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत बढ़िया बढ़िया फिनोमिनाज हम देखेंगे जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ये समझ में आ गया? ये देखो फिर से मैं एक बार समझाती हूँ। रिफ्रैक्शन कब होता है बच्चे? जब लाइट अलग अलग मीडियम से ट्रेवल करती है। अब हम बात करें कि भाई हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, उसमें भी अलग अलग लेयर्स है, वहाँ पे अलग अलग कुछ, कोई वार्म एरिया है, कोई कोल्ड एरिया है, अलग अलग उसमें पार्टिकल्स के नंबर होंगे। सो मतलब वो भी आप रेयर डेंसर कंपेयर कर सकते हो कि भैया ये पार्ट रेयर है, ये पार्ट डेंसर है। सो जब वो इन मीडियम से लाइट पास होती है तब भी वो रिफ्रैक्ट करते हैं, मतलब तब भी लाइट बेंड करेगी। एंड वो सब जो बेंडिंग वेंडिंग होती है उसकी वजह से क्या क्या फिनोमिनाज आते हैं अभी हम देखेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना ऑफ bending of light on passing through the earth's atmosphere. This reason for this occurrence is this reason नहीं होगा यार, रुक जाओ। The reason for this occurrence is that the upper layers of the earth atmosphere are rarer कंपेयर टू दी लोअर लेयर्स। सो अब हमने देखा जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर्स जो है ऊपर की तरफ आप जाते रहोगे तो हमारी जो लेयर्स है वो रेयरर होती जाएंगी, और जैसे जैसे हम पास आ जाते हैं लेयर्स हमारी डेंसर होती जा रही है। ठीक है, सो मेन चीज वो ये कि भाई डेंसर से रेयरर में जा रहा है या रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, अब कुछ पढ़ते हैं फिनोमिनाज इसके अंदर जो आते हैं। जैसे सबसे पहले जो आप नॉर्मली देखोगे ना, आपने देखा होगा कभी कैसे बताऊं मैं, बॉनफायर वगैरह अगर हम करें, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ऐसे बॉनफायर करी और आग जल रही है, जब भी आप ऐसे बैठे होते, कभी अगर आपने इसे एक्सपीरियंस किया हो, या सिंपल सा एक कैंडल जला के बैठ जाना, सो जो फ्लेम है या जो आग है उसके ऊपर से जो जैसे धुआं निकल रहा है, जब हम उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट देखें ना तो ऐसे फ्लिकर करता हुआ दिखता है हमें। ऐसा तो नहीं है ऑब्जेक्ट वहाँ खड़ा होकर डांस कर रहा है, पर वो फ्लिकरिंग क्यों होती है ऑब्जेक्ट की, उसका रीजन भी ये एटमॉस्फेरिक हमारा रिफ्रैक्शन ही है। कैसे? देखो, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिहाइंड द फायर और अ हॉट सरफेस अपीयर्स टू फ्लिकर व्हेन सीन थ्रू द एयर। सो भैया अगर किसी में ऐसे कोई हमने, जैसे मैंने एग्जांपल दिया बॉनफायर का, एंड उसमें से धुआं निकल रहा है, उसके आर पार जब आप देखोगे तो पीछे वाला ऑब्जेक्ट आपको फ्लिकर करता हुआ दिखेगा। क्यों? द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। अब जैसे यहाँ पे अगर एक कैंडल जल रही है, चलो सिंपल कैंडल लेते हैं, सो यहाँ पे कैंडल का फ्लेम है, तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है बिल्कुल कैंडल के टॉप वाला वो गर्म हो गया, क्योंकि वो फ्लेम की वजह से भाई गर्माहट हो गई वहां पे, लेकिन उसके ऊपर वाला वो तो इतना गर्म नहीं है। सो यहाँ पे क्या हुआ, लेयर में चेंजेस आ गए। एक क्या है, वो हॉटर हो, ज्यादा गर्म है, ऊपर वाली इतनी गर्म नहीं है। द हॉटर एयर इज लाइटर, मतलब वो लेस डेंस हो गई, जो गर्म हो गई वो उसमें डेंसिटी कम हो गई। सो फिर से वो लेस डेंस है तो मतलब ऊपर वाली ज्यादा डेंस हो गई। देन द कूलर एयर अबव इट एंड हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ द कूलर। अब भैया जो हल्की हो गई है, जो लेस डेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो गया। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम एयर आर नॉट स्टेशनरी, द अपैरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट्स। तो होता क्या है कि जैसे यहाँ अब जब, क्योंकि लाइट जो देखो कुछ भी आपको दिख रहा है, लाइट पास हो रही है उसकी वजह से दिख रहा है। सो भैया अब यहाँ पे और यहाँ पे एटमॉस्फेयर की दो लेयर्स है, ये गर्म वाली है, ये कम डेंस है, ये थोड़ी ज्यादा डेंस होगी, तो यहाँ पे फर्क आ गया। अब क्या होगा, जो उसके पीछे जो आप चीज देख रहे हो उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है और जो हमें दिख रही है वो बार बार चेंज हो रही है। तो जब उसकी पोजीशन इस रिफ्रैक्शन, इस लाइट की वजह से चेंज हो रही है तो वो हमें फ्लिकर करती हुई दिखती है। एक्चुअल में सामने जो बैठा है वो तो स्टिल ही बैठा है इंसान, लेकिन आपको फ्लिकर करते हुए क्यों दिख रहा है, क्योंकि वहां पे जो जिस एयर के मीडियम से आप देख रहे हो वहां पे अब चेंजेस आ गए हैं, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है, इसलिए सामने वाली चीज आपको फ्लिकर करती हुई दिख रही है। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से नेक्स्ट फिनोमिना हमारा आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब भैया ये तो आपको पता है कि बचपन से पढ़ते आ रहे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। सो भैया स्टार्स जो है हमारे ऐसे ट्विंकल करते हैं, जैसे वो जगमगाते हैं, ऐसे करते हैं। ट्विंकल क्यों करते हैं भाई स्टार्स, ऐसा क्या होता है स्टार्स के साथ? क्या सच में स्टार्स जो ऊपर है वो ट्विंकल कर रहे हैं?
फैक्ट अगर हम देखें तो स्टार्स कोई ट्विंकल नहीं कर रहे भाई, सबकी सब ऐसे ही है, कोई ऐसे वहाँ पे खड़ा हुआ ऐसे 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 वहाँ पे बत्ती जल बुझ नहीं कर रहा, ठीक है। पर हमें ये ट्विंकलिंग इफेक्ट क्यों दिखता है? स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, सो दे बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स। सो होता क्या है ना, देखो अब स्टार है, बहुत दूर है हमसे, तो स्टार से जो लाइट हम तक आ रही है वो बहुत पॉइंट सोर्स, मतलब इतना सारा लाइट नहीं आ रही है हमारे पास, इतनी सी लाइट आ रही है एक स्टार में से। अब ये जो इतनी सी, एक तो इतने पॉइंट सोर्स लाइट आ रही है, एंड उसके बाद हमें पता है हमारा जो एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं अलग अलग है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। सो अब अब एक तो भैया इतनी सी एक पतली सी लाइट सोर्स आ रहा है, और वो भी ऐसे बेंडिंग हो के हमारी आईज तक पहुंच रहा है, तो क्या होगा ना, कभी तो इसमें से हमें ऐसा लगेगा एकदम से बहुत सारी लाइट आपकी आंख पे पहुंची, और कभी उसी पॉइंट सोर्स से बहुत जरी सी लाइट पहुंची। तो अब वो क्या रहे, जब वो ज्यादा कम लाइट आ रही है और इतना सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो रहा है, तो हमें जब एक ही स्टार में से कभी ज्यादा और कभी कम लाइट आ रही है, तो वो ऐसे प्रेजेंट होता है कि वो ट्विंकल कर रही है, तो वो ऐसा लगता है कि वो ऐसे जगमग क्या बोलते हैं हिंदी में, कुछ बोलते हैं जलबुझ या जगमग जगमग कर रहे हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? स्टार्स आर वेरी फार फ्रॉम अस, सो दे बिहेव एज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर आर नॉट कांस्टेंट, द लाइट फ्रॉम स्टार्स अपीयर टू कम फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन। द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम स्टार्स आर also vary due to changing refractive index of the atmosphere. The stars appear bright when more light from the sun reaches our eyes, and the same star appears dull when less amount of light reaches our eye. तो भैया जब उसमें से एकदम ज़्यादा लाइट एकदम से दिखती है तो ऐसा लगता है कि हाँ इसमें तो बहुत ज़्यादा लाइट है, सडनली उसी में से कम लाइट दिखते तो ऐसे लगेगा ना कि ऐसे ट्विंकल 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 हो रहा है। सो दिस इज द रीजन। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है स्टार व्हेन सीन नियर द ओरिजिन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। अब दूसरा भाई, पहले चलो ट्विंकलिंग का हमने देख लिया, स्टार ट्विंकल करें। अब एक्चुअल में जो स्टार की जो एक्चुअल पोजीशन है ना, हमें स्टार थोड़ा ऊंचा दिखता है। अब ऐसा क्यों है? देखो ये तो फंडा बड़ा सिंपल सा है रीजन वही एटमॉस्फेयर एक रिफ्रैक्शन हो रहा है। देखो हमें कोई भी चीज कैसे दिखती है बच्चे, क्योंकि लाइट हमारे पास वहां से जो लाइट है वो ट्रैवल कर रही है, लाइट की वजह से दिखती है। सो अब मान लो यहाँ पे ये है हमारे स्टार की एक्चुअल पोजीशन। सो अब जब यहाँ से लाइट हमारे पास आ रही है, जैसे ही उसका मीडियम चेंज होगा, रिफ्रैक्शन होगा भाई, एंड वो बेंड होके हमारे पास आई। बट हमारा जो बाय डिफॉल्ट हमारी सेटिंग्स है ना, वो ऐसा है कि हमें पता है लाइट स्ट्रेट ट्रेवल करते हैं, तो जब हमारे पास इस तरीके से आई तो हम ये नहीं सोच रहे कि लाइट हम तक आ रही है, बेंडिंग होके आ रही होगी, मतलब एक्चुअल में यहाँ नहीं है। हम तो ये सोच रहे हैं कि लाइट हमारे पास सीधे है और सीधा जहां दिख रहा है वही पोजीशन हमें स्टार की दिखती है। बट एक्चुअल में क्या है, क्योंकि वो बेंड हुआ है, यहाँ पे बेंडिंग हुई है, हम इमेजिन करें स्टार को यहाँ है, वो एक्चुअल में यहाँ पे, तो ये जो हमें उसकी हायर पोजीशन दिखती है दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो उसकी बेंडिंग हुई है, बेंड हो के बेचारी यहाँ पे भी, यहाँ तो फिर भी बड़ा स्ट्रेट बना दिया, बट एक्चुअल में इधर भी वो बेंड हो के पहुंच रही है। तो जब आपके पास पहुंचती है हम बिल्कुल स्ट्रेट इमेजिन करते हैं, तो भैया एक्चुअल में यहाँ पे है, हमें यहाँ पे अपीयर होता है। सो दैट इज वाई उसकी एक्चुअल जो पोजीशन है वो अलग है, और जो हमें अपीयर होती है वो थोड़ी ऊपर होती है, हायर होती है। सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इन जनरल इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सो द लाइट कमिंग फ्रॉम अ स्टार नियर द ओरिजिन हैज टू ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम एंड इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, एज अ रिजल्ट द स्टार अपीयर्स हायर। समझ में आ गया होगा ये। तो यहाँ पे क्या हुआ भाई, वही रीजन वही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एंड क्योंकि उसको ऐसे ट्रेवल करते हुए आना है तो वो बेंड होती हुई आ रही है, एंड जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो लाइट तो स्ट्रेट ही ट्रेवल करके आती है, तो स्टार की पोजीशन हमें इधर दिखती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट है एडवांस सनराइज। लो जी, अब एक नई चीज है, अभी तक तो चलो मैंने ये बताया था कि जो स्टार देख रहे हो उसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं है। अब यहाँ पे ये है कि जो सनराइज और सनसेट भी है ना, एक्चुअल में जब सन आसमान में पहुंचता है उससे 2 मिनट पहले ही हमें नजर आने लग जाता है, और जब वो सनसेट हो जाता है उसके भी 2 मिनट बाद तक हमें दिखता रहता है। अब ऐसा क्यों है, देखो इसको भी पहले यहाँ पे समझते हैं। अब देखो भाई, ये हमारा सन है, ठीक है, अभी वो यहाँ पे है, यहाँ से ये हमने बना लिया, अब वो है तो यहाँ पे हमें दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो सन से जो लाइट आई, अब यहाँ पे क्या हुआ,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ वो तो बेंड करते हुए आ रही है, तो हमें लाइट बेंड करते हुए हमारी आंख तक पहुंच गई। अब जैसे ही हमें दिखा, हमने तो वो इमेजिन करेंगे ना कि भाई सन तो सीधा सामने से है। सो अगेन यहाँ पे भी क्योंकि उसकी लाइट क्या हुआ, रिफ्रैक्शन की वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमारी, अभी वो आया नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसकी लाइट हम तक पहुंचनी शुरू हो गई है रिफ्रैक्शन की, बेंडिंग की वजह से। तो हमने इमेजिन कर लिया भाई सन तो हमें तो दिखना शुरू हो गया क्योंकि हमारे तक वो लाइट पहुंच गई। सो अगेन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द रीजन जिसकी वजह से सन हमें 2 मिनट पहले ही, अब वो अभी तक यहाँ पे पहुंचा भी नहीं है लेकिन हम इसको यहाँ पे देख पा रहे हैं। और सेम यही चीज है, अब सन तो यहाँ पे हमारा सनसेट तो हो गया, लेकिन फिर उसको लाइट तो अपनी भेज रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट पहुंच रही है, तो हमें अभी भी लग रहा है सन बचा हुआ है। तो इसी वजह से एक तो बेचारा भी बाहर निकला भी नहीं है, हमें दिखना शुरू हो गया, और जब वो सनसेट हो गया तब भी हमें दिख रहा है। मतलब क्या हो गया इसमें, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनराइज, ठीक है, सनसेट सॉरी। चलो, द सन अपीयर्स अबाउट 2 मिनट्स अर्लियर देन एक्चुअल सनराइज एंड द सन रिमेन्स विजिबल for about 2 minutes after actual sunset. So when the sun is below the, अब वो origin से जब वो नीचे है, the rays have to pass through rarer to denser medium. अब rays को again rarer से denser medium में जाना पड़ेगा, so ray bend towards the normal. As a result the sun appears higher than its actual position. ये वाला और जो स्टार वाला है वो exact almost same ही है भाई, वो भी हमें रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है स्टार की उससे ऊपर दिख रहा था। यहाँ पे भी सन अभी है यहाँ पे, लेकिन उस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से हमें यहाँ पे दिख रहा है, हायर पोजीशन पे दिख रहा है, तो इसलिए हमारे लिए तो सनराइज हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग क्या होता है, अब नॉर्मली अगर हम बात करें लाइट का फैलना, जैसे यहाँ पे मैंने इतनी सारी रूम में लाइट्स लगा रखी हैं, ये सारी क्या हो रही है, लाइट सारी स्कैटर कर रही है, तो दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। भाई इसको कैसे बोलेंगे, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन बाय कोलॉइड पार्टिकल्स। अब कोलॉइड पार्टिकल्स मतलब ये हमने वैसे भी केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ, बहुत जगह कोलॉइड पार्टिकल्स पढ़ते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, एंड कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो पूरा स्पेस लेते हैं, लेकिन उनका साइज इतना छोटा होता है कि हमें वो नजर नहीं आते। सो as sunlight travels through the earth atmosphere, much of the light is absorbed by the fine dust particles and air molecules in the atmosphere, which gives out the absorbed light in some other direction. This phenomena is called the scattering of light. अब होता क्या है, जैसे एक सनलाइट हमारे तक पहुंचती है तो बीच में बहुत सारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो इस लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, एंड जब वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अलग अलग डायरेक्शन में इसको भेजने लग जाते हैं। सो वो एब्जॉर्ब लाइट को जब वो फैलाने लगते हैं, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब इसका और अच्छे से हम पढ़ सकते हैं टिंडल इफेक्ट अगर हम समझे तो। यहाँ पे क्या होता है, आपको लाइट का पाथ कब दिखता है, जैसे एक कमरा है उसमें बहुत अंधेरा है एंड सडनली ऐसे आपको दिखते हैं ना लाइट रेज आते हैं, और यहाँ पे आपको ऐसे छोटे पार्टिकल्स होंगे। ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना, यही हेल्प कर रहे हैं लाइट को स्कैटर करने में। सो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स। दीज पार्टिकल इंक्लूड, उसमें स्मोक भी है, टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स भी है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, मॉलिक्यूल ऑफ एयर्स, ये सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में भर भर की है। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सच फाइन पार्टिकल्स, द पाथ ऑफ बीम बिकम्स विजिबल। यहाँ पे अगर ये पार्टिकल्स ना हो तो आपको ये लाइट की बीम नजर भी नहीं आएगी, क्योंकि ये पार्टिकल्स है, लाइट आके इन पार्टिकल से टकरा रही है एंड ये पार्टिकल्स वो लाइट को एब्जॉर्ब कर करके स्कैटर कर रहे हैं, इसी वजह से हमें ये बीम ऑफ लाइट विजिबल हो पाती है। ठीक है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट मेक्स द पार्टिकल्स विजिबल। ओके, सो इस इन लाइट की जब स्कैटरिंग होती है तो हमें वो पार्टिकल्स भी नजर आने लगता है। यूजुअली अगर हम ऐसे देखें तो कुछ भी ऐसे पार्टिकल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन प्रॉपर अंधेरा करके एक टॉर्च अगर मैं जलाऊंगी ना तो छोटे सारे पार्टिकल्स दिखने लग जाएंगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, so the color of scattered light depends on the size of the scattering particle. Very fine particles scatter mainly blue light. अब वो blue light को ही क्यों स्कैटर करते हैं, क्योंकि भाई blue light जो है ना वो शॉर्टर वेवलेंथ की है। जैसे हमारा रेनबो होता है ना, रेनबो में हमने वो विबग्योर देखा है, वहाँ पे हमारा जो नीचे वाले हैं ना उनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है, वो आराम से स्कैटर हो पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप टॉप पे जाओगे, जैसे रेड कलर है वो सबसे कम स्कैटर होता है, क्योंकि पार्टिकल्स छोटे हैं भाई, छोटे पार्टिकल्स इतनी बड़ी वेवलेंथ वाले कलर्स को स्कैटर
नहीं कर पा रहे। तो जिनकी शॉर्ट वेवलेंथ है उनको तो आराम से स्कैटर कर रहे हैं, लेकिन इन बड़ी वेवलेंथ वालों को नहीं स्कैटर कर पाते। इस पे भी अभी हम आते हैं, ये कंप्लीट कर लेते हैं। इफ द कहा गया ब्लू लाइट वाइल पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज स्कैटर लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, इफ द साइज ऑफ स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ देन द स्कैटर्ड लाइट में इवन अपीयर व्हाइट। सो अगर ऐसा होगा कि जो पार्टिकल्स है दे आर लार्ज इनफ कि वो सारी लाइट को स्कैटर कर पा रहे हैं, तो हमें वो व्हाइट लाइट ही अपीयर होगी, ठीक है, क्योंकि सारे कलर्स तो स्कैटर कर दिए उसने। अब यहाँ पे ये जो वेवलेंथ वाला सीन था वो देखो, जैसे अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखोगे ना बच्चे, तो ये जो ब्लू कलर से दिखा हुआ है ना, ये इतना शार्प नहीं है, लेकिन ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, ये बहुत शार्प दिख रहा होगा। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो व्हाइट कलर है ना, इसकी जो ब्लू कलर है ना, इसकी शॉर्टर वेवलेंथ है। जो कलर्स की वेवलेंथ शॉर्ट होती है, पार्टिकल्स उसे स्कैटर कर पाते हैं। एंड जो ये रेड कलर है, ये इतना ब्राइट क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे लाइट जो पार्टिकल्स है इसको स्कैटर नहीं कर पा रहे। एंड ये जो हमारा है ना कि भैया स्कैटरिंग वहीं पॉसिबल है जब आपकी वेवलेंथ जो है कम है। इसकी वजह से बहुत सारे फिनोमिनाज हमारे और भी क्लियर होंगे, जैसे कि सबसे पहले व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू। जो हमें स्काई है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है भाई? पहले या तो व्हाइट दिखे भाई, या हमें सारा पूरा टाइम रेनबो दिखता रहे। अगर व्हाइट कलर में हम कह रहे हैं 7 कलर्स होते हैं, तो या तो पूरा रेनबो दिखता रहे। ब्लू क्यों दिखता रहता है? क्योंकि अभी हमने बात करी भाई एटमॉस्फेयर में, जब भी हम एटमॉस्फेयर की बात करें उसमें इतने सारे पार्टिकल्स हैं, वो इस ब्लू कलर को ही सबसे ज्यादा स्कैटर कर पाते हैं। मैंने कहा ना इससे बड़े सारे फिनोमेना क्लियर होंगे। सो द अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर्स एंड गैसेस। These particles are more effective in scattering of light of shorter wavelength, mainly blue than larger wavelength. So the sky appears blue, क्योंकि यही कलर सबसे ज्यादा वो स्कैटर कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखो, how does the sky appears to an astronaut in the space? So एस्ट्रोनॉट की अपनी इमेजेस वगैरह बहुत बार देखी होंगी। हमेशा पीछे जो हमें स्काई दिखता है वो हमेशा ब्लैक ही क्यों दिखता है? क्या हमेशा वहां रात ही हो रही होती है? वहां पे हमें ब्लू स्काई क्यों नहीं दिखता? उसका रीजन क्या है कि भाई जब आप स्पेस में पहुंच गए हो, वहां पे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो लाइट की स्कैटरिंग हो ही नहीं रही। सो the sky would appear dark to an astronaut in the space as scattering is not very prominent at such high altitude due to absence of particles। ना वहाँ कोई पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर में, ना वहाँ कोई स्कैटरिंग हो रही है, तो इसीलिए कोई भी कलर ब्लू स्काई वगैरह हमें नहीं दिख रहा और वो हमेशा डार्क ही नजर आएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, वाई आर डेंजर सिग्नल्स रेड। अब आपने डेंजर सिग्नल मेन वही देखा होगा यार, हमारी जो वो स्टॉप का सिग्नल रेड लाइट रेड क्यों होता है और कोई कलर का क्यों नहीं होता? क्योंकि बच्चे रेड कलर एक ऐसा कलर है, जैसे अभी हमने देखा, वो सबसे कम स्कैटर होता है। तो अगर वहां पे रेड लाइट जल रही है, मान लो बारिश है, बहुत क्लाउडी वेदर है, बहुत स्मोक है, फोग है, तब भी आपको वो रेड लाइट दूर से नजर आएगी क्योंकि वो सबसे कम स्कैटर होती है लाइट। सो द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय द fog or smoke, therefore it can be seen in the same color at a distance। so उसमें कोई स्कैटरिंग नहीं हो पाती, इसलिए डिस्टेंस से भी वो आराम से हमें सेम नजर आता है। नाउ आई रियली होप इसके साथ आपके इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो गए हों। अभी हम इसके इंटेक्स क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट सेशन। अभी के लिए दिस एनी क्वेरी डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है यार ये क्लियर नहीं हुआ, डू वॉच द वीडियो अगेन, आई कैन गारंटी यू कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो नाउ आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।